सभी को प्रणाम। ओम। आज की हमारी मुख्य अतिथि सुन आदरणीय रजनी ऐसा सिन्हा, तो हो गया। जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। मैं सदन की ओर से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए, हमें अपना सुझाव देने की कृपा करें। धन्यवाद रजनी जी। जी। सबों को मेरा नमस्कार। आज के दैनिक योगाहार कार्यक्रम में सम्मानित अतिथिगण, मेरी प्यारी बहनें और भाईजनों को मेरा प्रणाम। आप सबों ने मुझे आज आमंत्रित करा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। और आज के पहले भी मैं जुड़ चुकी हूँ आप सबों के साथ। एक सुबह साझा करा है हमने, तो बहुत अच्छा लगा था, एक अच्छी अनुभूति हुई थी। सबसे अच्छी बात है कि सुबह का जो प्रातः काल का समय होता है, वो समय ऐसे ही काफी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर ऐसे भी रहते हैं। सुबह सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ और सबसे स्वस्थ होता है। तो इस समय ऐसे भी अगर आते हैं तो अच्छे विचार ही मन में आते हैं, और अच्छे विचार के साथ दिन का शुभारंभ होता है। तो सुबह सुबह आप सबों के साथ एक सुबह साझा करना मेरे लिए भी बहुत अद्भुत और बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबों के साथ, आप सबों के बीच एक सुबह साझा करने में। आज मुझे आमंत्रित किया गया, और मैं चूंकि एक महिला हूँ और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए अपने कुछ विचार हैं, ये वक्तव्य तो नहीं कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मन के कुछ ऐसे विचार हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सबों के साथ भी साझा करूं। और इस दरमियान चूंकि योगाहार के कार्यक्रम हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले हम स्वास्थ्य की ही बात करें। और अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य के कई प्रकार हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य ही के अलग अलग प्रकार हैं, जिन सबों का संतुलन बनना हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। और आज के दौड़ते भागते हुए समय में, आप नौकरी पेशा हैं तो, या आप घरेलू महिला हैं तो, ये चीज धीरे धीरे करके कहीं गुम होती जा रही है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें और इसकी जो सर्वे की गई है, तो आज के तारीख में एक छोटा बच्चा भी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, काफी मानसिक तनाव रह रहे हैं। और ऐसा मेरा समझना है कि अगर इस तनाव से आपको छुटकारा चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो इसमें योगा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सुबह की शुरुआत, अगर हम आप योगा अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ही करें। मतलब एक अनुशासित जिंदगी, जीवन शैली बहुत आवश्यक है खुद को सुदृढ़, स्वस्थ और एक संतुलित जीवन जीने के लिए। तो हमें लगता है कि सुबह की शुरुआत हर एक इंसान को, वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो बच्चे हो, एक हल्के से थोड़े से भी व्यायाम से जरूर शुरू होनी चाहिए। और सुबह के भी एक आपकी अपनी शेड्यूल होनी चाहिए कि सुबह की शुरुआत हमें कैसे करनी है, जो बात धीरे धीरे आज गुम होती जा रही है। हम सुबह उठते ही इतने भाग दौड़ में फंसते हैं, खासकर अगर महिलाओं की बात ली जाए तो सुबह घर के काम शुरू होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, परिवारजनों को उनके उनके कार्यशाला तक भेजना, उसकी पूरी तैयारी करनी। और इन तैयारियों में आप कहीं धीरे धीरे गुम होते चले जाते हैं। आप हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य है, और अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य
सही नहीं है, तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसे सही रह सकती है? आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं अगर हमारा दिमाग ही स्वस्थ नहीं है तो? क्योंकि हमें हमारा कंट्रोल हमारा दिमाग करता है, हमारी शरीर वो करती है जिसकी अनुमति हमें हमारे दिमाग से मिलता है। तो अगर वही स्वस्थ नहीं है, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो ये बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। सुबह की शुरुआत एक अच्छी अनुशासित जीवन शैली के साथ शुरू शुरू की जाए। जो सामाजिक स्वास्थ्य की बात है, उसे हम सामाजिक समरसता भी कह सकते हैं। सामाजिक तौर पे आज के दौर में आप इस बात पे विचार करें कि आपके घर के 10 घर दाहिने तरफ और 10 घर बाएं तरफ, क्या इतने घरों के साथ भी आपके संबंध आज के तारीख में बने होते हैं? संबंध बनने का मतलब ये नहीं है कि ये शर्मा साहब रह रहे हैं, ये गौड़ साहब रह रहे हैं, ये जुआल साहब रह रहे हैं, उनके घर में परिवार में इतने सदस्य हैं और आज उनके घर में ये हुआ या कल। नहीं, समरसता का मतलब है कि क्या आपका जाना आना होता है उन घरों में? डेली तो खैर किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन क्या हम खास मौके पे भी 2 दिन पे 3 दिन पे क्या हम बेवजह भी चक्कर लगाते हैं कि हाँ, हम अगले के घर में जरा देख लें, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई मुश्किल में तो नहीं है या सब कुछ सही चल रहा है? तो इसकी आज के तारीख में हमारे समाज में बहुत कमी होती जा रही है। हम सब अपने आप में ही बंधे चले जा रहे हैं, अपने आप में ही खुद को बांध के रखे हैं। ना हमारे पड़ोस में हमें पता है, ना हमारे मोहल्ले का हमें पता है। तो जब हम अपने पड़ोसियों को ही नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, उनकी गतिविधियां, उनके दुख, उनके सुख, तो पूरे मोहल्ले की तो बात करना शायद बहुत दूर की बात है। और अगर यही स्थिति रही, तो फिर कल हमारे बच्चे खुद अपनों को नहीं पहचान पाएंगे, खुद अपनों को नहीं समझ पाएंगे। समझने और पहचानने का मतलब सिर्फ नाम और पता नहीं जानना होता। समझने का मतलब दिल से समझना, दिमाग से समझना, उनके साथ एक तारतम्य बनाना, एक जो हम वेवलेंथ कहते हैं कि हमारे वेवलेंथ आज के तारीख में क्यों बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है, शादियों में क्यों इतनी परेशानियां हो रही हैं, क्यों नहीं हमारे बच्चे अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं? जवाब क्या मिलता है? इनके इनके मेंटल लेवल ही मैच नहीं कर रहे हैं, इनके वेवलेंथ नहीं मैच कर रहे हैं। और ये वजह ही बहुत बड़ा वजह होता है रिश्ते बनने के और रिश्ते बिगड़ने के भी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समाज में गिरावट बहुत तेजी से आ रही है? उनके एडजस्टमेंट इसलिए नहीं होते कि बचपन से ही ये बात दिमाग में डाली ही नहीं जाती उनके कि आपको रिश्तों में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना है। हर एक चीज शोषण नहीं होता। वो पुरानी कहानी थी जहां औरतें शोषित हुआ करती थी और उनके शोषण हुआ करते थे। आज के तारीख में ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन यही एक वजह नहीं है। आजादी और स्वतंत्रता दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जब तक आजादी अनुशासन में हो, अनुशासन में बंध के हो, नियमों के तहत हो, तब तक वो आजादी हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, सकारात्मक विकास हमारी करती है। लेकिन ये स्वतंत्रता जब ही स्वच्छंदता का रूप ले ली, फिर वहां से हमें सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती, वहां से हमें विकास की पहल नहीं मिलती। फिर वो जो एक विनाशकारी स्वरूप कहते हैं, फिर उसकी यात्रा उस दिशा में शुरू होती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अपने बच्चों को ब्रॉट अप करने में, अपने बच्चों को अनुशासित करने में, अपने बच्चों में एक अच्छी सोच डालनी, एक अच्छे विचार डालने और घर के माहौल को
इतना सकारात्मक रखें कि आपकी बात सीधी अगले तक पहुंच सके। और फिर मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ एक औरत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन चीजों को एक हिसाब से, एक रफ्तार से और एक तारतम्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर एक औरत स्वस्थ है तो उसका घर स्वस्थ है, उसका परिवार स्वस्थ है, उसके बच्चे स्वस्थ हैं। और अगर एक स्वस्थ परिवार है तो इसमें उस औरत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक सुंदर समाज के निर्माण में। और आप एक सुंदर समाज का अगर निर्माण करते हैं तो यही समाज हमारे देश का रूप लेता है और हम देश के विकास में अपनी भागीदारी देते हैं। तो अगर देश को सुंदर और सुदृढ़ बनाना है, विकासशील बनाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एक औरत का समझदार होना, एक औरत का सुदृढ़ होना, एक औरत की मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, इन दोनों का संतुलन बना के रखना। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे नजर रखने की बहुत आवश्यकता है, उन पे विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जो चीज कहीं धीरे धीरे छूटती जा रही है, अगर ऐसे मान के चलें आप, तो ये आदमी और औरत दो लोग ही इस धरती की भी सृष्टि किए थे। तो ये क्या है? अर्धनारीश्वर का एक स्वरूप है जहाँ पे हम कदम होके हम आगे चलते हैं, हम साथ होके हम आगे चलते हैं। दोनों के कदम अगर साथ साथ चलें, दोनों अपने विचारों को साझा करते हुए आगे बढ़ें, तो दोनों को आवश्यकता है एक दूसरे की। अगर इनमें से एक पहलू ऐसा सोचता है कि वो हर एक काम के लिए, वो हर एक डिसीजन के लिए सक्षम है और एक डिसीजन मेकर बन के वो घर को चलाएगा, तो ये हमारी नासमझी है। अकेला कोई भी सक्षम नहीं। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। अगर एक भी पहिया कमजोर हो जा रहा है या एक भी पहिया धाराशाही हो जा रहा है, तो क्या एक पहिया अकेले गाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा क्या? आप विचार करके देखें। तो हमारे जीवन की जो यात्रा है वो भी कुछ इस तरह से ही है। एक आदमी और एक औरत मिलके शुरू करते हैं और फिर एक परिवार बनाते हैं, और वो परिवार फिर एक आदर्श समाज का निर्माण करता है। हाँ, इस निर्माण कार्य में इतना जरूर कहा जा सकता कि औरत का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, लेकिन वो भी अपने इस भूमिका को अच्छे से तभी अदा कर पाएगी जब उसका साथी उसके साथ हो और दोनों सूझबूझ से चलें एक दूसरे के साथ। एक जो आप वेवलेंथ जिसे कह सकते हैं, हमारी तारें जब मिलेंगी तभी सुंदर सुर निकलेगा। अकेला कोई भी सक्षम नहीं है कुछ भी करने के लिए या कोई महारत हासिल करने के लिए। तो विशेष रूप से यहाँ मैं बहनों के लिए एक बात रखना चाहूंगी कि आप पहले खुद पे ध्यान दें अगर आप चाहती हैं कि आपका परिवार स्वस्थ और सुदृढ़ बने, क्योंकि आप स्वस्थ होंगी तभी आपके पास अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच आएगी और अच्छी समझदारी के साथ आप चीजों को लेके आगे बढ़ सकती हैं। और अगर सिर्फ औरत की बात की जाए तो ऐसे भी औरतों की जो महिलाओं की जो शरीर की बनावट होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती जितनी आदमी की होती है। इसका वजह ये भी है कि शारीरिक बहुत सारी ऐसी परेशानियां, इस तरह के कार्यकलाप औरतों के शरीर को यूज में लाए जाते हैं, किए जाते हैं। इतना कुछ होता है इनके शरीर के साथ, इतनी सारी जरूरतें या इतने सारे ऊंच नीच ऊपर नीचे करके शरीर
को लेके चलते हैं कि 40-45 के बाद आपके शरीर की जो बोन है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ये सर्वे बताया गया है कि जो बोन डेंसिटी होती हैं औरतों की जितना जल्दी जितना कम हो जाती हैं, वो चीज आदमियों में नहीं होता, इसलिए कि शरीर की बनावट ही कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ जरूरतें हैं, जरूरी है कि औरत खुद को अपने लिए थोड़ा समय निकाले और अच्छी पोषण युक्त भोजन करे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। हम घर परिवार में लग के खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और इन सब से जरूरी है आप खुद को पहचाने। कभी खुद को भी आईने में देखें कि आप कैसी हैं। आप देखने का मतलब, मैं आपके एक्सटर्नल आपकी जो स्वरूप है मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपके अंतरात्मा की बात कर रही, आपके मन की बात कर रही हैं। अपने मन की खूबसूरती को देखें, उसे समझें, और आप क्या चाहती हैं। कभी आप इस बात पे भी गौर फरमाएं कि आपका मन क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने घर का सृजन करा, बच्चों का सृजन करा, उन्हें एक अगर मुकाम दिया, परिवार में हाथ से हाथ मिला के आगे चला, तो उसके बाद एक समय वो भी आता है जो समय आपका होता है। तो फिर आप कुछ ऐसा करें जो जिसमें आपको खुशी होती है, या वो आपकी एक्टिविटीज जो आपके स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में हुआ करती थी और समय के साथ वो छूट गई ना, तो उनमें से आपके जो शौक हैं, जैसे कितनों को लिखने का शौक होता है, कितनों को पढ़ने का शौक होता है, कितनी महिलाएं को अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग्स, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह के बहुत सारे टैलेंट हैं जो हमारे अंदर होती हैं। तो आप उस पे काम करें, खुद पे काम करें, विश्वास करें, बहुत अच्छा लगेगा। खुद से खुद की पहचान बनानी सबसे अच्छी बात है, और बहुत अच्छा लगता है जब हम फिर से खुद को जान पाते हैं कि हमारे अंदर ये भी खूबियां थीं। बस उसे उभारने की आवश्यकता है। उसे बाहर निकालें, उसे उभारें, और फिर से एक पहचान खुद की करें। मुझे लगता है कि समय काफ़ी मैं ले ली हूँ, और अपने विचार यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ अपनी वक्तव्य को, और पुनः आप सबों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबों ने मुझे मौका दिया, आप सबों के साथ आज का समय साझा हुआ। नमस्कार। नमस्कार। आप आदरणीय बहन रजनी जी, आपने रजनी जी आपने जो आज महिला का, हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का कैसा स्वभाव होना चाहिए और सुप्रभात हमारा क्या होना चाहिए, दिनचर्या क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य हम कैसे हमारी बहनें रह सकती हैं, ये आपने महत्वपूर्ण विषय पर आज जो प्रकाश डाला, मार्गदर्शन दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सदन अगर हमारी बहन जी से कोई बात करना चाहता है तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सदन मुझे तो जरूर बोलना चाहिए मुनीलाल भाई। जी बहन जी। कि रजनी, हाँ, रजनी दीदी ने जो हमें मार्गदर्शन अब दिया है वो बहुत सुंदर है। वो थोड़े वक्त में बहुत सुंदर विचार उन्होंने हमारे सामने रखे, और खूब सुंदर मार्गदर्शन के लिए हम सब महिलाएं उनके कृतज्ञ है। बहुत सुंदर। फिर एक बार उनका मार्गदर्शन, मेरा ऐसा विचार मन में आया, मेरे मन में, कि सिर्फ महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रख के एक आधा घंटा या 1 घंटे के लिए रजनी दीदी का मार्गदर्शन मिले, तो इस मंच का वो सौभाग्य हम महिलाओं के लिए होगा। ऐसा मेरे मन में विचार आया, और वो विचार मैंने आपके साथ साझा किया। ओम। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन जी। आपने जो विचार रखा है हम बहनों के लिए, और रजनी जी उपस्थित हैं, जब वो चाहें, जिस दिन चाहें, आधा घंटे का समय सदन में आप लें, क्योंकि हमारी बहनों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप बता रही हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जब भी आप लोग चाहेंगे आप चर्चा कर लें। ये सदन अपना है, आपका है। इस सदन के माध्यम से हम भाई बहनों के लिए ही यह संचालित किया जा रहा है कि हम में बदलाव आए, हम स्वस्थ हों, और हमारा भविष्य और हमारा जो है जीवन, हम आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने, सुखी बने। इसीलिए दैनिक उभार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो आइए, और किसी भाई का कोई बात रखना हो आदरणीय हमारी रजनी बहन जी से तो रख सकते हैं। अनम्यूट करके अपना परिचय के साथ अपनी बात रख सकते हैं। और मैं अब सदन की कार्रवाई को आगे ले जाते हुए मैं आदरणीय हमारे पतंजलि पीठ से श्री पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं प्रतिदिन की भांति। मैं चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई को दिशा देने का कष्ट करें। जी, सुप्रभात, नमस्कार, ओम। सभी साथियों को अभिनंदन। आज 502वां दिवस आज हो गया है हमारा। और आज की हमारी मुख्य अतिथि रजनी जी और डॉक्टर सरिता जी जिन्होंने योग कराया, आप दोनों का बहुत अभिनंदन। यह हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप जिस शहर में हैं, मेरा भी घर वहीं पर ही है, और इस सदन के कई साथियों का अभी वर्तमान में देहरादून शहर में रह रहे हैं। तो क्यों नहीं कभी एक ऐसा मौका मिले कि हम सब लोग मिलें और फेस टू फेस बातचीत भी करें, और अपने इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा परिचय हुआ है और जो बातें हमारी की हैं उसको और अच्छी तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, और आने वाले समय के जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी विचार हमारा हो सकता है कि हमें क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं नियमित रूप से देहरादून में नहीं रहता हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में आना होता है, लेकिन कई सारे और साथी वहीं पर ही हैं। और इस सदन में भी बहुत सारे हमारे वक्ता, चीफ गेस्ट यहाँ से हैं, और न केवल देहरादून, ऋषिकेश, इस तरह से जो आसपास के जो स्थान हैं वहीं पर सब लोग, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज की जो बात रजनी जी ने बताई बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल महिलाओं के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि आज के समय में पुरुष और विशेषकर यूथ, बॉयज के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने इस चीज को महिला और बाल कल्याण विकास विभाग उत्तराखंड के साथ में जुड़ा रहा कुछ वर्ष पहले। तो वहाँ की जो चीजें हैं, जो हमारा जेंडर बेस्ड कार्यक्रम है, ज्यादातर तो महिलाओं पर केंद्रित है, लेकिन मुझे लगता है कि पुरुष होने के नाते भी और दोनों पक्षों को देखने के लिए के नाते भी जो मैंने करीबी से देखा है, उसमें मुझे लगता है कि दोनों को के बीच में जो असमानताएं हैं, किसी चीज में समानताएं पुरुष में है, कहीं पर महिलाएं में है, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। और ये बैलेंस बड़ा डेलिकेट है, और इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से करने की जरूरत है, और इस पर विचार करने की जरूरत है कि कहाँ पर गैप्स हैं, हमारे गैप्स क्या है। वो गैप्स को हम आइडेंटिफाई करते हुए उस पर हम सकारात्मक रूप से क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी शायद हमें और चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि बिना बिना बैलेंस बनाए हुए समाज में किसी भी प्रकार से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डिसबैलेंस जहां पर भी होगा वहां पर समस्याएं होंगी। प्रकृति का भी यही नियम है कि जब डिसबैलेंस हुआ तो वहां पर उसके नकारात्मक प्रभाव सामने। तो इसी तरह से हमारे समाज में मानव उसमें जो भी हमारे डिसबैलेंसेस हैं, जेंडर बेस्ड डिसबैलेंसेस हैं, उनको हमें विचार करना है, और वहां पर जो कदम स्वयं उठा सकते हैं, अपने घरों में उठा सकते हैं, उसको करने की हमें आवश्यकता है। और यह आवश्यकता, जो काम किया जा सकता है, जो कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, जो इनिशियल स्टेप्स हैं, उसके लिए भी सभी का एक साझा रूप से एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। आज के तारीख में जब हम देखते हैं, परिवारों में भी देखते हैं, तो कई बार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये जनरेशन गैप की वजह से भी हो सकता है, ये टेक्नोलॉजिकल गैप की वजह से भी हो सकता है, तकनीक का भी गैप है, और हमारी जो समझ है और जो संस्कार हमें मिलते हैं उसकी वजह से भी कई सारे
गैप्स या जो भी है वो चीजें आती हैं सामने। तो इस तरह के जो कई सारे बिंदु हैं उन पर हमें जेंडर तरीके से और एक बैलेंस तरीके से देखने की जरूरत है। तो ये जो हमारे कार्य जो हम करते हैं, जो भी हम चर्चाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन चर्चाओं पर हम आने वाले दिनों पर और गहराई से बातचीत करेंगे और इस विषय को हमें और अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, जिससे कि हम सकारात्मक कदम स्वयं, अपने साथ, अपने परिवार, अपने आसपास का माहौल, जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर हम इसके बारे में विचार भी करें और इसके ऊपर हम दूसरों के साथ इस पर चर्चा भी करें। जो आज की तत्कालिक समस्याएं हैं या तत्कालिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में चर्चा करना और उसका एक सकारात्मक समाधान निकालने की भी आवश्यकता है। तो आज के लिए तो बस मुझे इतना ही कहना है और मुझे आशा है कि हम इस बिंदु पर और बातचीत करेंगे। बहुत सुंदर वक्तव्य आपने दिया रजनी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हम इस प्रकार से आगे कार्य करते हुए जो हमारा योगाहार उत्सव है उस पर भी हम जो 525वां दिन 9 तारीख को हम इटारसी में मना रहे हैं फेस टू फेस, उस पर भी हमारे साथी लोग उस कार्यक्रम में भी इस बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम इस तरह की जो जेंडर रिलेटेड चीजें धन्यवाद। घंटा कितने समय कौन से काम में कौन कितना लगाता है, तो इस तरह से इसको समझते हुए हम आगे बढ़े। आज के लिए मुझे इतना ही कहना है। आप सभी को अभिनंदन, नमस्कार, ओम नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपके द्वारा दिया गया। और रोज की भांति अभी जो कार्यक्रम 9 तारीख को इटारसी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में आयोजित होना है, उसके लिए आपने और मैं सदन को आमंत्रित करना चाहता हूं कि सभी 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2022 इटारसी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी की गोद में जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें सब सादर आमंत्रित हैं। सभी भाई बहन जो हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में रहे हैं और किसान हैं, वैज्ञानिक भाई हैं, योगी हैं, योग साधक हैं, शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, जो भी सभी 9 अक्टूबर को सादर आमंत्रित हैं। और आपस में भी जिनके जो संपर्क नंबर हैं वो भी आप आपस में एक दूसरे को आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि जो है हम 9 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य कार्यक्रम हो और हम सब एक साथ मिलें और जैविक खेती, योग आहार पर विस्तार से चर्चा करें, आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भी बने, एक दूसरे से परिचय हो आमने सामने। और इस कार्यक्रम के लिए अब मैं आगे कुलदीप पुनियाल जी हमारे उत्तराखंड से उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो भी इस आयोजन, इस देने को कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। कुलदीप पुनियाल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद मुनिलाल जी, बहुत अच्छी कक्षा हुई और एक नया पहलू पवन जी के माध्यम से आज सदन में आया कि भविष्य में कभी ना कभी हमको महिलाओं के बारे में अलग से चिंतन करना पड़ेगा और उसके पहल के बारे में क्या है वो सोचना पड़ेगा निश्चित रूप से। अभी 9 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ आप लोगों से विशेषता कि 9 तारीख में जो जनभागीदारी आपने जो बोली है, विद्यार्थी आए, तरुण आए और मतलब युवा आए और सभी जो है, तो उसके लिए जैसा पीछे भी 1-2 बार अपनी चर्चा हुई थी कि उसका रजिस्ट्रेशन रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी निर्णय आप करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रखने से भीड़ को नियंत्रण में लाना संभव हो जाएगा। साथ ही साथ
उसकी कुछ राशि, जैसा 100 रुपया हमने सजेस्ट किया था, वैसा लेने से उनकी अगर भोजन या नाश्ता व्यवस्था पॉकेट में हो, जैसी भी हो, कर सके तो वो भी एक सुविधाजनक होगा। और ये 2 बिंदु पर जब तक निर्णय नहीं होता, और कितने लोग अपने को लाना है, हर एक स्टेट से बोलो या जैसा भी बोलो, उसका एक आंकड़ा जब तक आप लोग सूचित नहीं करोगे, तब तक उसको कंट्रोल में करना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेट वाला कोई 100 लोग लेके आएगा और दूसरे वाला कोई 10 ही लाएगा, नहीं लाएगा, ऐसा न हो। तो इसमें अगर थोड़ा प्लानिंग हो जाता है कि भाई, जैसा कि पीछे 1-2 बार मीटिंग में अपना हुआ है कि वहां पे 400-500 लोगों की व्यवस्था है, तो हर एक को एक स्टेट वाइज एक कोटा दिया जाए कि जैसा कि भाई आप 50 लोग लाओ, 40 लाओ, 30 लाओ, या स्थानिक जैसा नर्मदापुरम के कार्यकर्ता निश्चित रूप से ज्यादा आएंगे, एमपी के ज्यादा आएंगे, तो हर स्टेट को अगर कोटा दिया जाए, आपके साथ में बस 10 या 20 लोग 9 तारीख के लिए आना चाहिए, बाकी 8, 7 और 8 का तो प्लानिंग हो गया है, लेकिन 9 तारीख का ऐसा कोटा अगर हम देते हैं तो ही उतने ही लोगों को लाने में लोगों को भी सुविधा होंगी, और वहां पे जो व्यवस्था है उसमें भी व्यवस्था होंगी। तो इसके बारे में यदि आप लोगों ने कुछ सोचा है तो सदन को बताइए, और नहीं सोचा है तो उस पर सोच करके उस तरह से क्या करना है 9 तारीख के संदर्भ में आप हमको सभी को सूचित कीजिए। यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं सदन को, आप जो सदन में जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, वो 9 तारीख को कोई भी आ सकता है, जितने भी आना चाहे, सिर्फ संख्या हमको बता दिया जाए, और उसका आपने जो रिजर्वेशन कराया है, ट्रेन का टिकट लिया है, वो हमें सूचित किया जाए, और जो भी आना चाहते, 100 आना चाहते, 50 आना चाहते, जितने भी आना चाहते हैं, सादर आमंत्रित थे। बिल्कुल इसमें कहीं कोई संकोच ना करें, परंतु आपको सूचना और संख्या देना होगी। इस हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, माँ नर्मदा जी की कृपा से, हमारे नर्मदापुरम के जो भाई बहन साथी हैं, उनका हृदय बड़ा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, चूंकि आप लोगों ने वो जगह नहीं देखी है, विजिट नहीं किया है, आप लोगों को लगता है और की व्यवस्थाओं में कुछ वो होगा, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं परेशानी आएगी। मैं कहता हूँ कोई परेशानी नहीं आएगी। 9 तारीख को सुबह आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक आराम से आ जाएं। 11 बजे से फिर हमारा जो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आने में आपको कार्यक्रम में ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, फिर वो आपकी व्यवस्थाएं नहीं देख पाएंगे। 10 के बाद आने वाला व्यक्ति सिर्फ कार्यक्रम में सीधा आए, इस हिसाब से आए। और 10 के पहले सुबह 5 बजे से लेकर के हमारे कोई भी भाई 9 तारीख को आ सकते हैं, परंतु उनकी जानकारी हमें होना चाहिए, यह स्पष्ट है जानकारी। और इसके बाद जो हमारे स्थानीय हमें किसानों को बुलाना है, वो हम लोग जब अभी प्रवास कर रहे हैं और जा रहे हैं, वहाँ से हम भी संख्या ले रहे हैं। और ये व्यवस्थापक की जो समिति रहेगी, उसकी जिम्मेवारी रहेगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमें संख्या जरूर बताएं कि कौन कौन आ रहा है और कितने बजे कहाँ से आएगा। जो 7-8 तारीख वाले जो आने वाले व्यक्ति हैं, जो जिम्मेवारियां उनको दे दी गई हैं, जो समिति के लोग हैं, माने जो आ रहे हैं, उनको तो उनका लिंक जनरेट कर दी गई है। लेकिन 9 तारीख का जो सम्मेलन है, जैसा आदरणीय पवन सर जी ने बोला है, उसमें निसंकोच, कोई संकोच ना करते हुए जो आना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम में, चूंकि ये एकमात्र पहला कार्यक्रम है, दैनिक उपहार कार्यक्रम का जो एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें सभी लोगों को आना चाहिए और आकर के सभी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि जैसा मध्य प्रदेश की टीम ने ये आयोजन किया है, मन से किया है, दिल से कर रहे हैं, इस प्रकार का उत्सव हम अपने घर में शादी ब्याह करते हैं, हम कई फंक्शन करते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, ये अपने लिए करते हैं। और हम देश और समाज के लिए हम एक ऐसा आयोजन करें, चाहे जो परिवार के लोग एक उसको अपना उत्सव माने कि हमने अपने यहाँ कोई एक शादी का फंक्शन किया है, अपने यहाँ हमने कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम किया है, जैसा करते आए हैं, ऐसा मान करके कोई व्यक्ति दिल खोल करके ऐसे कार्यक्रम शुरू कर दे। ये मध्य प्रदेश से शुरू हो जा रहा है, मां नर्मदा जी की खूब कृपा है, खूब कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, ऐसा निवेदन है। बस हाँ, आप लोगों से बस विनती है कि अब आप लोग संख्या जरूर बताते जाएं,
कि हमारे 9 तारीख को इतने व्यक्ति आएंगे, 8 तारीख वाले क्लियर हैं, 9 तारीख को हमारे जे आएंगे, बस इतना सा, ताकि संख्या जो हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो व्यवस्थाओं में हम उसको बता सकें। भाई यही हमारा निवेदन है। आगे और सुझाव किसी का हो, जैसा आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, वो हमने स्पष्ट कर दिया है। आगे और आपका कोई सुझाव हो तो डॉक्टर साहब और बताएं। ओम मुन्नीलाल भाई, ओम जी आप बहन जी। सब तो बहुत जानकार है। मैं तो एक छोटी बहन के रूप में बोल रही हूँ। ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर का होने वाला बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में जो जिन्हीं लोगों को हम बुलाना चाहते हैं वो दर्दी होने चाहिए। सेंद्रिय कृषि और आपने जो इतना सारा प्रपंच किया है उस विचार के लिए दर्दी होने जरूरत है, ऐसा मेरा एक विचार है। जिनको इस कार्यक्रम में बहुत रुचि है, इसका अभ्यास करने के लिए ही आना चाहते हैं, उन्हीं को बुलाना इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने जैसा है, ऐसा मेरे मन में विचार आया। वो मैंने आपके यहाँ रखा, क्योंकि स्वामी जी और आचार्य जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ करने से भी वो भीड़ जो आती है उसके मन में उस कार्यक्रम से प्यार होना चाहिए और वहां सीखना, हम सीखने के लिए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम शिस्तबद्ध होने के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे मन में विचार आया, वो आपके साथ मैंने साझा किया। ओम। मैं मराठी में बहुत अच्छा कह सकती हूँ कि ज्यादा गर्दी होण्यापेक्षा तिथे दर्दी माणसं आली तर खूप चांगलं होईल, कारण या कार्यक्रमाचा हेतू आपल्या सर्वांचा खूप चांगला आहे आणि आपली जी तळमळ आहे, आपण जी सर्व मेहनत घेणार आहात, इथून संपूर्ण देशभर एक चांगला संदेश जाणार आहे आणि तो चांगला संदेश जाण्यासाठी तिथे अशी ज्यांचा अभ्यास आहे, ज्यांचं ह्या विषयावर खूप प्रेम आहे आणि ज्यांना हे नेतृत्व घेऊन आपल्या आपल्या भागामध्ये जायचं आहे, अशी निवडक जरी माणसं प्रत्येकाने 10 असो 20 असो आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्या कार्यक्रमाची शोभा वाढेल आणि त्यांचं आपल्याला सहकार्य मिळेल, अशी माणसं असावी असं मला माझं मत सांगावंसं आपल्याला वाटतं। राग नसावा, लोभ असावा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बड़ा सुंदर आपने सुझाव दिया है। और मैं कहता हूँ जब दर्दी और बेदर्दी जैसे लोग यहाँ जो अपने देने के जी सर। जी सर, सर आप सर। जी नमस्कार। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम, जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो कार्यक्रम है सर आज आवाज कट रही है आपकी। सभी साथियों के लिए फिर से निवेदन है, कार्यक्रम स्वैच्छिक है। पहला बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आए स्वेच्छा से आए, कोई कोटा हम तय नहीं कर रहे हैं कि जी जी। अब आ रही है आवाज? हेलो सर, आ रही है सर, आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है? आ रही है सर। सर आ रही सर। जी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर आ रही है। ओके ओके ठीक है, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आए स्वेच्छा से आएगा, उनका स्वागत है। 9 तारीख को जो भी व्यक्ति आएंगे वो जब भी आएंगे स्वेच्छा से आएंगे, और लेकिन उनके रहने की व्यवस्था 9 तारीख को हमने नहीं की है, केवल डे प्रोग्राम है। तो जब भी वो आते हैं तो अपने अनुसार जब भी आएंगे तो उसमें ये सम्मिलित होंगे। जाहिर है बहुत सारे दूरस्थ क्षेत्रों के जो साथी हैं वो उनके लिए हो सकता है कि कठिनाई होगी, तो उसमें ज्यादातर संख्या तो आसपास के जो हमारे क्षेत्र के राज्यों के जो लोग होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिला प्रशासन के भी इसमें साथी जो है, जो इच्छुक हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा हमारी बातचीत हुई है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्वैच्छिक और पूर्ण रूप से जो भी योगाहार में नियमित रूप से जो सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों की जो सूची बन रही है
और जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उनकी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां भी वितरित की जाएंगी। हमारा काम इसमें इसमें इस कार्यक्रम में सहयोगी होते हुए भी एक तरह से एक स्वयं सेवक के रूप में भी हमें काम करना है और स्वेच्छा से काम करना है, तभी हम स्वयं सेवक हैं। तो इस कार्यक्रम में सब सेल्फ हेल्प की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सहायता स्वयं कर रहे हैं, किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं हो रहे हैं और बातचीत करके हम अपने मन के जितने भी प्रश्न हैं, जिससे कि हम अपना जो भी अतिथि वहां पर आते हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं, और हमारे गणमान्य व्यक्तियों में हमारे किसान सबसे ज्यादा अग्रणी मैं मानता हूं कि वो सबसे उनकी हमने ज्यादा उसमें देखरेख करनी है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और जो गणमान्य व्यक्ति आते हैं, अन्य अतिथि आते हैं, उनका तो स्वयं ही स्वागत होता है, लेकिन हमारे बीच में जो भी किसान आएंगे, जो वास्तविक रूप से खेती कर रहे हैं और जो धरती से जुड़े हुए हैं और जो इस विचारधारा को अच्छी तरह से समझते हैं, मानते हैं, दिल से इसको अपनाना चाहते हैं, उनका बिल्कुल बहुत खुले दिल से इस योगा हर मंच में के माध्यम से भी और इस कार्यक्रम में स्वागत। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हो गई है, और तो हम कोई कोटा नहीं करेंगे और हम कोई टारगेट लेकर के नहीं चल रहे हैं, लेकिन सभी का इसमें स्वागत है। बस मुझे इतना कहना है। मुझे लगता है कि डॉक्टर दुबे आप स्पष्ट हो गए होंगे इस बारे में, और इसी तरह से हमने अपने जितने भी जो भी लोगों से हम वार्तालाप कर रहे हैं उनसे इसी तर्ज पर बातचीत कर, वो इसके बारे में अगर आपके कोई और प्रश्न अगर होंगे तो आप फिर से इसको बता सकते हैं, फिर से हम चर्चा कर सकते हैं। जी आदरणीय धन्यवाद डॉक्टर सर। साहब दुबे जी। धन्यवाद सर। पवन सर के स्पष्टता से बहुत क्लियर बात होगी। नहीं, क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा मतलब वहां पे अव्यवस्था न हो, इसीलिए हमने सुझाव दिया था कि वहां की व्यवस्था में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये स्पष्टता हो गई है। क्योंकि शुरू से अपनी जो बात थी मुन्नीलाल जी कि उसमें किसान संगठन के लोग जो है अलग अलग राज्यों से या अलग अलग जिलों से, अब स्पेशली मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से जो आना चाहते हैं, उसके संख्या में अब जो हमको स्पष्टता चाहिए थी वो स्पष्टता हो गई। पहले भी हम सब लोगों ने तय किया था कि उनकी रहने की व्यवस्था नहीं होगी। 9 तारीख को सिर्फ वो कार्यक्रम के लिए आएंगे, तो वो क्लैरिटी हो गई। और निश्चित रूप से अब जो भी इसमें आना चाहते हैं स्वेच्छा से वो आ सकेंगे। तो वैसा हम सभी लोग अपने अपने राज्यों से और जो ऐच्छिक लोग हैं उनको ये जो मतलब निवेदन है, ये निवेदन उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो इसमें सम्मिलित हो सके और हमारा राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है वो राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता दे सके। धन्यवाद आदरणीय हमारे सर पवन सर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आप लोग संकोच करें। हाँ, जो हमारे देने को घर कार्यक्रम में आज 500 दिन हम पूर्ण कर चुके हैं, जो भाई बहन योग शिक्षक के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते हैं और बीच बीच में जुड़ते आए हैं, वो सब आमंत्रित हैं। और विचारधारा में अगर हमारे 100 व्यक्ति एक विचारधारा के होते, एक आध कोई वैसी विचारधारा का आता है तो उसकी विचारधारा वैसी हो जाती है। सत्संग से सब सुधर जाते हैं, विचारधारा बदल भी जाती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया कार्यक्रम होगा। सब लोग आए, सबका स्वागत है। कहीं कोई टारगेट नहीं है जैसा सर ने बताया, और मैं डॉक्टर साहब ने जो कहा, अपनी मन की बात कही। अब हमें कोई इस प्रकार का वो नहीं सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जगह ना हो या भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये जो हमारे शरद वर्मा जी, प्रदीप वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, जो आयोजन है हमारे वहाँ के नर्मदा परम के, उनके दिल से ही निवेदन करने पर ये माँ नर्मदा जी की कृपा से कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उनके भावों को समझा जाए। आप लोग आए, आप लोग ये बताएं कि मैं आप आ रहा हूँ और आने वाली हमें सूचना मिल जाए। 9 तारीख को खुला बिल्कुल मंच है। सारे संगठन के लोग, जो डॉक्टर दुबे जी ने कहा है, हम सभी संगठन के, सभी राज्यों के संगठन को आमंत्रित कर रहे हैं, जिले के संगठन को आमंत्रित कर रहे हैं कि आए। 9 तारीख को सबका स्वागत है और सब आए। और सूचना भी हमारे आदरणीय पवन सर जी ने वहाँ एकपीठ हरिद्वार मुख्यालय पर भेज दी है कि संगठन को इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया जाए। ये सारी चीजें कर ली गई हैं। आगे का कोई और सुझाव कोई इस कार्यक्रम को लेकर के हो तो सदन में अपनी बात रख सकते हैं। मैं आदरणीय
डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, वो भी अपनी बात, सुझाव, अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। शायद अब डॉक्टर साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय रघुवीर रावत जी से निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखें। ओम, सदन को मेरा प्रणाम। कुछ कहने के लिए तो है नहीं, पर फिर भी मैं ये 9 तारीख का कार्यक्रम की हमने तो तैयारी कर ही ली है। आ रहे हैं तो यहाँ से 3 लोग हम आ रहे हैं, तो अ, काफी जिज्ञासा है कि यहाँ से काफी दूर भी है, तो कि वहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम होगा। और रजिस्ट्रेशन की बात हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी शायद नहीं निकला है, तो रजिस्ट्रेशन होना मेरे ख्याल से, जैसे आदरणीय दुबे जी ने कहा, वो जरूरी है। और जी रावत जी, रघुवीर जी, जी आज ना आपके साथ आपको मैं आज दिन में वार्तालाप करनी है मुझे आप तीनों से, जो आप लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया, तो मैं आपके साथ अलग से बातचीत करते हुए, जो कार्यक्रम में आपको जिम्मेदारी भी दी गई है और जी जी हमने एक ड्राफ्ट बनाया है, अभी इस पर चर्चा भी करनी है, तभी हम फाइनलाइज करेंगे। तो हम जी जी दिन के टाइम पर जब भी मौका होगा मैं सबको कनेक्ट करूंगा उसमें। जी 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 जी। तो मैं मुझे इसमें नहीं करना है, क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार नहीं होगी कि किस तरह से कार्यक्रम होगा, बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं हुई है। जल्दी ही मुझे लगता है कि ये प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा कि भाई कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, तो फिर हम क्लैरिटी एक बन जाएगी कि भाई ये कार्यक्रम, ये तो पता चल गया है कि 9 तारीख को शुरू हो जाएगा, फिर आगे का क्या प्लान होगा, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी सब मिलेगी, तो हमें भी क्लैरिटी होगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है इस बारे में। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। मैं बताना चाहता हूं सदन को, हम लोगों की रोज 2-2 ढाई घंटे बात होती है आदरणीय पवन सर जी के साथ। पवन सर जी रोज हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये जो नर्मदापुरम की टीम है, जो तो आप लोग बिल्कुल इस बात की चिंता न करें कि कोई क्लैरिटी नहीं रखी गई है। सब कुछ एक एक सुई से लेकर धागा तक सारी चीजें वो हैं, जो कि वो सदन में सारी बातें करना जरूरी नहीं समझते हैं। आप लोग ये समझें कि बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं पे बहुत ज़्यादा चिंतन हो रहा है, व्यवस्थाएं हो रही हैं। और रोज हम लोग 2-2.5 घंटे आदरणीय पवन सर जी और सभी जो हमारे टीम है बैठ के चर्चा एक एक बिंदु पे कर रही है। इसलिए सदन इसकी बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी जो आपको दायित्व दिया जा रहा है, जो जिम्मेवारी दी जा रही है, और आप लोग आए और अपने जो साथीगण जो इस देने के कार्यक्रम में रहे हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, सहभागी रहे हैं, वो उनको आप आमंत्रित जरूर करें, ऐसा हमारा निवेदन है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना विचार उद्गार रखने का कष्ट करें। सदन को ओम। आज का अ, योग शिक्षिका और जो मैडम ने बहुत मार्मिक बातें कही, वो बहुत मन को छुई कि महिलाओं को कैसा विचार, कैसा रखना चाहिए। और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है नर्मदापुरम में होने वाला है, और हम लोग बड़े उत्साह से, हम सोचते हैं आप लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले, इस उससे हम आपकी तैयारी कर रहे हैं। नर्मदापुरम के हर पतंजलि से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो सभी दिल से मेहनत कर रहे हैं और पवन सर के मार्गदर्शन में सभी काम कर रहे हैं। तो आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है। आप अगर नर्मदापुरम में आ गए तो फिर आप हमारे हो गए। इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ के कार्यकर्ताओं पे और जो अनुशासन पतंजलि के जो पवन सर ने बताए हैं, उनके तहत सभी को वैसी सुविधा प्राप्त होगी और आप लोगों को नर्मदा जी के दर्शन होंगे और वो
आप एक नई नई ऊर्जा यहाँ से लेके जाएंगे, जो ऊर्जा आपके बिजनेस में, आपकी खेती में, आपके स्वास्थ्य में, आपके मन में, आपके प्रभाव में, आपके दिल में, आपके घर में जरूर बढ़ोतरी करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैंने सदन को बताया है कि जैसा कल कल पवन सर जी भी कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है जैसे अपने यहाँ कोई शादी ब्याह होता है, उसकी तैयारी करते हैं, तो तैयारी बिल्कुल ऐसी प्रकार की हो रही है जैसा आज शरद भैया ने स्पष्ट कर दिया है। हम लोग मान ही नहीं रहे, और आज हमने इसके पहले कहा भी है कि हम लोग एक उत्सव मनाएं, और हम लोग बिल्कुल जैसे शादी ब्याह में हर एक एक बिंदु पर चर्चा की जाती है, इस प्रकार का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है कि जो भीड़ आ गई सो आ गई, जैसी चाहे जो कोई भी, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, हम सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। आप लोग बस आइए, और आप लोग सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे भाव हैं हम लोगों के, वो बिल्कुल सुकून मिलेगा कि हमने अपने परिवार के साथ बैठ करके, जो आयोजन का उद्देश्य है, हम सब परिवार एक साथ बैठे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें, युग पर चर्चा करें, आयुर्वेद पर चर्चा करें, जैविक खेती पर चर्चा करें, उपभोक्ताओं की चर्चा करें, शासन प्रशासन और सरकार और समाज सेवकों के बीच में एक समन्वय बने, कार्यक्रम का कैसा रूप होना चाहिए, यह उदाहरण नर्मदापुरम के इस कार्यक्रम से होगा। सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा, भाव क्या होना चाहिए, वो पतंजलि परिवार इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कितना समर्पित है, यह स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग आइए, आप सबका स्वागत है, और अपना सुझाव मार्गदर्शन बिल्कुल जरूर देते रहिएगा। मैं दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और वो भी अपना सुझाव मार्गदर्शन, अपनी बात रखें। दिनेश जी। नेटवर्क में नहीं है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आदरणीय धन्यवाद। और जी धन्यवाद सर, प्रणाम। और आज की मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी देर में जुड़ूं। जी 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 जी, चलिए आप नेटवर्क में आ जाएंगे। और आप लोगों ने आदरणीय शरद वर्मा जी को सुना, यानी सारे नर्मदापुरम के, एक ये तो मात्र शरद वर्मा जी की आवाज नहीं है, ये सारे नर्मदापुरम के और सभी आयोजक की आवाज है कि हम सब बिल्कुल दिल से जो है ये काम में लगे हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आदरणीय नीलकंठ सावले जी महाराष्ट्र से हैं जी, आपका स्वागत है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। चलिए, नीलकंठ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी आदरणीय रमेश चंद जी मेहरा जी, नीलकंठ जी के बाद। जी सर। प्रणाम, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आज जो वैज्ञानिक क्लास ली बहुत ही अच्छा, और हमारे माननीय मुख्य अतिथि के बारे में बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए मार्गदर्शन रहा, और भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा रहा। आज के युग में जो होना चाहिए वो बात स्पष्ट रूप से बताई दी। और नर्मदापुरम इसकी तो रावत सर ने बताया कि वो प्रिंटेड नोट में जैसे छपा जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम 9 बजे 10 बजे चालू होगा 9 तारीख को, तो कब तक चलेगा, तो उसी हिसाब से रिटर्न का जो टिकट करवाना है तो वो भी जैसे ग्रुप में प्रिंट डाल दिया जाए कि कार्यक्रम की कैसी स्थिति रहेगी, कितने बजे स्टार्ट होगा और कितने बजे समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 1-2 दिन में फाइनल तो हो गया, लेकिन 1-2 दिन में डाल दिया जाए तो इसी हिसाब से रिजर्वेशन का भी ये हो जाएगा। ये मेरा कहना है। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी आदरणीय नीलकंठ सावले जी, ये कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से 9 तारीख को 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे के बाद आप 2 घंटे का और गैप बना करके अपना जाने का रिजर्वेशन सभी लोग कर सकते हैं। यानी 4 बजे समापन हो जाएगा, 5-6 2 घंटा और मान लीजिए, बेलटा उठना, बात करना, 7-8 बजे जाने का आप लोग वापस कर सकते हो। जिस हिसाब से ये कार्यक्रम का हमने बता दिया, बाकी अपने हिसाब से आप लोग जाने का कार्यक्रम रिजर्वेशन कर सकते हैं जी। और आगे आदरणीय दिनेश जी आ गए हैं शायद नेटवर्क में, तो आपका स्वागत है। आप जी धन्यवाद, सदन को प्रणाम। और आज की कक्षाएं बहुत सुंदर रही, और आज जो आज
अच्छा, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही आ रही। अच्छा, जी जी जी। तो आज की योग शिक्षिका और आज के मुख्य अतिथि जी को भी धन्यवाद। और जैसे कि आप देहरादून से हैं मुख्य अतिथि जी, और अगर आप सुन रही हो तो उन्होंने एक दो बार उनसे वार्ता भी हुई। अब हमें कुछ कार्य मिल करके बहनों के लिए करने हैं वहाँ पे एक दो दिन के लिए, लेकिन मैं अभी थोड़ी दूरी पे रहा तो हाँ, वापसी में जैसे आज पवन सर जी ने कहा है तो हम वहाँ पे मिलेंगे। दूसरी बात रही कि हम जो हमारा जो मान नर्मदा के तट पर सम्मेलन है वो इस तरह से आयोजित भी किया जा रहा है और बातें भी रखी जा रही हैं कि मन बरबस लुभावना होता जा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि अलग अलग डिस्टेंस वाले लोग और जिस तरह से भी और जो लगातार योगाहार से जुड़ते हुए लोग तो जाएंगे। तो मन में यह है कि माँ नर्मदा की जो अनुकंपा रहेगी तो इसको इतना बृहद रूप में आने वाले समय में हम करेंगे कि सभी लोग उसमें सम्मिलित हो सकें, जो कभी कभी भी जुड़ते हैं और जो आ, दूर से सुनते भी हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते भी हैं योगाहार के बारे में है। लेकिन योगा व्यवहार भी इसका परिदृश्य दिखता है कि व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये भी हमारे माननीय सदस्यों ने हमें सिखाया है और इस योगाहार के माध्यम से आगे बढ़ा है। तो ये हम इस व्यवहार को एक सुंदर व्यवहार को, जैसे आदरणीय वर्मा जी ने भी कहा है कि आप लड़के वाले हैं, हम लड़की वाले हैं, और ये इतना भाव विभोर शब्द आपने कहा है कि ये लगता है सच में युग परिवर्तन हो रहा है। इतनी भावनाएं से आपने पिरोया है शब्दों को और इस तरह से इस योगाहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी बात कही है उनने। मैं बता देना चाहता हूँ, शायद वर्मा जी को, एक कोई किसी की तारीफ नहीं है। हम लोग जब आपस में, जब जैसा आदरणीय पवन सर जी हम लोगों को मार्गदर्शन देते, एक अपन को ऑब्जेक्टिव भी रखना है, मतलब एक विकल्प भी रखते हैं। हर कार्य के, हर व्यवस्था के पीछे एक विकल्प होता है। जहां हमने जो बात की है, संवाद किया है, उसके पीछे हमने विकल्प ही रखा है। और विकल्प ये रखा है कि ये हमारे घर की, हम कोई शादी कर रहे हैं या विवाह अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अपना है, हमारा कार्यक्रम है। अब इसमें कहीं व्यवस्था जो भी करना है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे मानव की व्यवस्था हो, कोई भी, वो हम करेंगे। इस विचार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है कि कोई कार्यक्रम थोपा जा रहा हो। हम लोग बिल्कुल आत्मा से, मन से कर रहे हैं और सब लोग इस पर तैयार हैं कि हम लोग सब करेंगे। इसलिए ये भाव शरद के जी के हैं और हम सब के भाव हैं। मां नर्मदा जी की कृपा से ये कार्यक्रम जो हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत भव्य हो, और होगा ही, भव्य होगा, क्योंकि जो मन से जो किया जाता काम है वो भव्य भी होता है। और आप सबका मार्गदर्शन और हमारा कुशल नेतृत्व, आदरणीय पवन सर जी एक एक सुई की चिंता करते हैं। सर मैं एक शब्द बोलना चाह जी रहा हूँ जी सर। जी। मुन्नीलाल सर जी के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे 12 घंटे यहाँ पे लगे हुए हैं, और मुन्नीलाल सर का जो यहाँ पे मार्गदर्शन मिल रहा है और जैसा वो बता रहे हैं उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और शाम को हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे पवन सर के साथ बड़ी गहन अध्ययन होता है, और एक एक चीज पे पूरा अध्ययन हो रहा है कि कैसे क्या करना है, बीज कैसे इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, उसके कैसे स्टॉल लगेंगे, सारी चीजों पे चर्चाएं चल रही हैं। और बहुत हमारे होशंगाबाद के जो जिनके हम उसमें काम कर रहे हैं, हमारे मेहरा साहब और हमारी जितनी रघुवंशी भैया, सब लोग इतना, वर्मा जी, सब लोग इतना उससे कर रहे हैं काम कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं डेली। कलरूप सिंह भैया, सब लोगों का ऐसा कोई सदस्य नहीं बचा जो कि होशंगाबाद में जो भी पतंजलि से जुड़ा हो वो इस कार्यक्रम के विषय में नहीं सोच रहा हो। किसी भी कोने में बैठा है, लेकिन वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी ऊर्जा लगा रहा है, वहां से लगा रहा है, बता रहा है कि ऐसे करना है। और मुझे ऐसा लगा, अभी मैं 9 तारीख के कार्यक्रम के लिए हमने कुछ ऐसी बातें करी कि साहब इतने लोग आना है, इतना, तो हमें ऐसा लगा कि हम तो कितनी भी बारात आ जाए संभाल लेंगे, बस इतना हमारा वादा है। ये नर्मदापुरम के पूरे पतंजलि से जुड़े हुए, हमारे योगाहार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आपकी बारात में किसी टाइप की कोई कमी नहीं रहेगी। जी हो।
लेकिन बारात हर्षोल्लास से आए, बढ़िया मन से आओ, दिल से आओ। कोई दिक्कत नहीं, निसंकोच आइए, स्वागत है आप सबका, बहुत सुंदर। अब देखिए, आयोजन जब मन से किया जाता है तो उसका आनंद ही अलग आता है, और हम लोग लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो शरद वर्मा जी का बड़प्पन है कि वो कह रहे हैं, हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। और पवन सर जी एक एक बिंदु पर लगातार रोज चिंतन करते हैं, हम लोगों को दिन भर का फीडबैक लेते हैं, ये भी बड़ी बात है। दिन भर क्या किया आप लोगों ने, शाम को हम लोग 2 घंटे आदरणीय पवन सर जी दे रहे हैं, हम लोग सब आपस में चर्चा करते हैं। इसकी चिंता छोड़ दीजिए अब सदन कि कैसी क्या व्यवस्था होगी। अब आदरणीय पवन सर जी जो टीम बना रहे हैं, जिनको जो दायित्व दे रहे हैं, बस वो दायित्व निभाएं और एक कार्यक्रम सफल बनाएं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी कक्षा हुई और मुख्य अतिथि के उद्बोधन जो है बहुत मर्मस्पर्शी रहे। हमारे शरद वर्मा जी ने जो कहा वो भी बहुत ही अच्छी बात है, और सान्याल जी ने भी जो कहा। मेरा निवेदन यह है कि 8 तारीख को जो हमारा काम, जो भी हमारे साथी रहेंगे और जहां भ्रमण करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी बननी चाहिए। जो 9 तारीख को लोग आएंगे वो उसको देख पाएंगे कि हमने 8 तारीख में हमारे योगाहार के जो लोग हैं वो उन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि 9 तारीख वाले जो आएंगे उनको केवल गोष्ठी मिलेगी। मेहरा जी मैं बीच में एक मिनट। मेहरा जी बिल्कुल आपको पता है, आदरणीय पवन सर जी ने कहा था कि हरिद्वार से मीडिया वाली टीम आ रही है, वो टीम आपकी एक एक एक्टिविटी को वीडियो करेगी, फोटोग्राफी करेगी। आप मीटिंग में थे भी पहले, ये सब कुछ होगा और उस पर चलता रहेगा। तो अपन को 9 तारीख की जो सदन में, जो खुले सदन में अपन बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें दिखेंगी। जो 8 तारीख को व्यवस्था पका रहे हैं उन्होंने क्या किया, ये सब दिखेगा। आगे आपका सुझाव जी। ओम जी, बस इतना ही मेरा था कि 9 तारीख वालों को भी वो सब मालूम होना चाहिए। जी ओम, बस ठीक। सभी चिंता की जा रही है व्यवस्थाओं की कि मीडिया आएगी, मीडिया एक एक कवर करेगी सारी चीजों को, और उसका जो है वो प्रसारण भी होगा। और वो तो संस्कार टीवी चैनल है, वो तो जब परम सिद्ध आचार्य जी ने संज्ञान में लिया है इस कार्यक्रम को, तो ये कार्यक्रम छोटा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपन को समझ में नहीं आ रहा है, सिद्ध आचार्य जी का, परम पूज्य स्वामी जी का कार्यक्रम के बारे में चिंता करना, और फिर आदरणीय पवन सर जी को निर्देश देना, और पवन सर जी लगातार रोज जो है 2-2 घंटे इस कार्यक्रम की फीडबैक लेना, समीक्षा करना। तो ये हर जिम्मेवारी का ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार भी सुन रही है और प्रशासन भी सुनता है, वो भी इसकी तारीफ करता है और इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। तो ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है ही। मैं और इसमें किसी का कोई सुझाव हो तो सदन में, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो आप अनम्यूट करके जी। आदरणीय आचार्य जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रघुवीर सिंह जी राजपूत जी, आर जी ओम नमस्ते। नमस्ते। ओम नमस्ते जी, सदन को नमन जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओम नमस्ते जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सर जी? आ रही आवाज आ रही। जी जी जी। तो आप कार्यक्रम को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें, और नर्मदापुरम के हमारे सभी योगी भाई और सभी किसान भाई बहुत उत्साहित हैं, और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, और इसका प्रभाव राष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत अच्छा पड़ेगा, जिससे लोग आगे आने वाली पीढ़ियां उससे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जैविक आहार एवं जैविक खेती के विषय में बहुत ही एक ऐतिहासिक सुझाव अपने रखते हुए अपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करेंगे, और यह कार्यक्रम से जो भी परिणाम निकल के आएंगे वह सब शिक्षाप्रद होंगे और आगे आने वाले किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। तो मैं बहुत ही आप सब लोगों का पुनः स्वागत अभी से करता हूं कि आपने जो स्थान चुना है, और आप किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा हम सभी मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। आप का उत्साह, हर व्यक्ति का उत्साह आप देखिए। अब अगर मैं वीडियो खोल दूं सभी नर्मदापुरम के जिले के जो भाई बहन हैं, तो उनके उत्साह चेहरे का देखिए आप, कितना उत्साह है। जैसे घर में समारोह होता है, एक बड़े उल्लास के साथ एक कार्यक्रम, ये मां नर्मदा जी की साक्षात कृपा हो रही है।
कि ये जो है कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और कितना वर्णन करें वो कम है। मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर से जुड़े हैं, हमारे वैद्य साहब, कई दिनों से संवाद नहीं होता है, आइए आप अपने ही बात रखें। जी आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। बड़े हर्ष का काम है कि अपना मुख्यालय नहीं मिला, तो मेरा था कि अपने यहीं हो जाए, तो हमारे मन का हो गया कि हमारे प्रांत में हो रहा, और बहुत खुशी की बात है। और सारा कार्यक्रम बिल्कुल विधिवत हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई गड़बड़ी होने की आशंका रहेगी। इसमें हम सब लोग मिलके बहुत अच्छे से करेंगे। और इसी के साथ आज कुछ नया टिप्स बता दूं आप लोगों को। तो पहले तो मैं बता ही चुका कि अभी मौसम अपना गड़बड़ चल रहा, तो अभी बुखार की समस्या आ रही लोगों में बहुत, तो सभी लोग अपने घर में एडवांस गिलोय घनबटी और ज्वरनाशक बट्टी रखें, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आदमी हजारों रुपए लगा देता है डॉक्टर के पास, और आखिरी में फिर कहीं टाइफाइड होता है, किसी को मलेरिया होता है। ये सब सारी समस्या नहीं होगी। खाली पेट 2-2 गोली अपनी गिलोय घनबट्टी एडवांस आ गई है, वो लें, उसमें सब और कुछ अतिरिक्त दवाइयां हैं गिलोय के अलावा। और ज्वरनाशक बट्टी 2-2 गोली खाने के बाद लें, तो सर्दी जुकाम से लेके आपकी जो बुखार की समस्या इस महीने में ज्यादा हो रही, तो वो नहीं होगी। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दास जी, आपने जी ज्वरनाशक बट्टी कब कब कैसी लेना है? जी आदरणीय जी, भोजन के बाद लेना 2-2 गोली, और वो खाली पेट लेना है ना? जी गिलोय घनबट्टी खाली पेट लेना है, और ज्वरनाशक बट्टी भोजन के बाद 2-2 गोली। और किसी को भी हरारत भी लगे कि कुछ आज गड़बड़ है तो ले लें, किसी को सर्दी जुकाम है तो ले लें। मैंने आपको लिंक भेज दी है, वो लिंक फिल कर दो, आपको आना है तो आपकी लिंक अपनी भेज दी है। धन्यवाद। अब आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। इस योगाहार क्लास में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आज की हमारी मुख्य अतिथि और योग टीचर दोनों बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की मुख्य अतिथि ने बहुत ही महिलाओं के बारे में जो बातें बताई वो बहुत ही अच्छी बात रही, और ये समय समय पर समाज को सुनना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल की जो समाज में दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि वो कभी इस बातों को नहीं सुनते हैं। अगर वो इस बातों को सुने तो शायद उनकी वो मानसिकता ठीक हो जाए, और जो समाज में जहर घुल रहा है वो भी बंद हो जाए। समय होता जा रहा है, और जहां तक आप लोगों की व्यवस्था की बात है, निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आएंगे। बाहर से मुझे उम्मीद है कि लोग तो आएंगे ही, लेकिन अपने क्षेत्र से आप लोग ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें शामिल करिएगा। ऐसे भी किसान शामिल करिएगा जो जैविक खेती न करते हो, न कभी सुना हो, वो भी आवे, और आने के बाद वहां से कुछ सीख कर जाएं, कुछ समझ के जाएं, और जा करके फिर अपने खेतों में करें, तो इससे लाभ होगा। वहां जो स्टॉल लगेगा, क्योंकि कोई भी कृषि संगोष्ठी होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो किसान वहां आते हैं वो आकर के वहां सब व्यवस्था को देखते हैं, और देखने के बाद उनके अंदर एक ये इच्छा जगती है कि हम चल करके अपने खेतों में, अपने घर पे इसी तरह से काम करें। जो लोग बात सुनते हैं, कुछ वहां जो विद्वान होते हैं कि जो बात सुनते हैं उसमें से कुछ ग्रहण करते हैं, और वो फिर अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो ये जीवन का चक्र है और ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और आपने जो ध्यान कराया क्या है, जो स्टॉल लगाएंगे वो अपना अपना मैसेज में और आपस में एक दूसरे से चर्चा कर लें। आपस में सब लोग अपने अपने राज्यों में
जहाँ से जो राज्य से हैं, जिन जिले से हैं, और आपने आपस में जो परिचित लोग हैं दैनिक उघार कार्यक्रम में जुड़े हैं, कभी भी किसी भी समय जो चीफ गेस्ट और एक शिक्षक के रूप में आए हैं, साधक के रूप में आए हैं, श्रोता के रूप में आए हैं, सहभागी के रूप में आए हैं, उनसे आपस में संवाद कर लें। और कोई जिनके पास जो बीज हो, किसी भी प्रकार का जो देसी बीज हो, वो बीज आपस में हम आप आदान प्रदान करेंगे, या जिनको बिक्री करना है कोई, वो भी अपने साथ सुविधा के अनुसार ला सकते हैं। यहाँ स्टॉल की व्यवस्था की गई है। उसमें कार्यक्रम के एक पवन सर जी जो एक तारीख तय कर देंगे, उस तक हमें बताना है कि हम कितने बीज लाएंगे, हमें कितनी टेबल की जरूरत रहेगी, उतनी टेबलें यहाँ लगवा दी जाएंगी। आप लोग अपना बैनर भी लगा सकते हैं। आप पीछे जो आपका चाहे एफपीओ हो, चाहे कोई सहयोगिता समूह हो, चाहे कोई संस्थान हो, या कृषि का अपना किसान का नाम उस पर लिख करके और उसके पीछे बैनर लगा सकते हैं, अपना बीज रख सकते हैं और अपना बिक्री भी कर सकते हैं, अपना आदान प्रदान भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और सभी किसानों के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अभी समय रहते हुए, ताकि हम लोगों को मालूम है कि हाँ कौन कौन कैसे आ रहा है, मतलब कौन बीज ला रहा है, क्या ला रहा है, वो आपस में लाए जो भी है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में या बनारस में या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में या देहरादून में कई, मतलब उत्तराखंड में कई लोगों ने बीच में आए हैं, बीज के बारे में बताया है, उनके पास संग्रह है, तो उसका भी प्रदर्शन हो सकता है। जैसे मिश्रा जी का कई बीज का बैंक है, हमारे मान सिंह गुर्जर भी हैं, कई हैं ऐसे जो आएंगे और बीज लगाएंगे, बीज के बारे में बताएंगे भी, और उसमें से अगर जो किसी को बीज चाहिए तो आदान प्रदान भी होगा। इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बीज ही महत्वपूर्ण है। धरती माता का बीज, जैसा आप बीज डालेंगे वैसे जो है पौधा होगा, तो ये बीज होगा। और अब चूंकि समय लगभग अपनी दिशा की ओर बढ़ रहा है, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी भी उपस्थित हैं, 2 शब्द। सदन को नमन, सभी को। सर, आपके यहाँ आगमन कब हो रहा है? और जितने आपने सुझाव दिए उसमें हमारे कुछ मित्र हैं जिनके जो जैविक किसानी करते हैं, जो घर पे ही पैकेजिंग करते हैं, तो हम आज उनको सूचना दे देंगे कि जिसमें वो अपने जैविक उत्पाद सदन जो हमारा अपना प्रोग्राम है उसमें शायद 3 से 4 टेबल की आवश्यकता होगी। तो एक बैनर, अपना अपना बैनर लेके आएंगे वो, और अपने अपने जो भी उत्पाद वो अपने यहाँ से डायरेक्ट रिटेलिंग कर रहे हैं, जो जैविक उत्पाद इटारसी हाट बाजार में हम लोग लगाते थे, वो उत्पाद वहां पर लेके आएंगे। और दूसरा, गुरुदेव आपका आगमन कब हो रहा है यहाँ पर? आपके शरद भैया ने आपको शायद सूचित कर दिया होगा कि आपके अकोमोडेशन की व्यवस्था कर दी गई है। वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, शनिवार की हम जो इटारसी की बैठक करने के बाद आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो अपने किसान हैं जिनका आप बीज की बात कर रहे हैं, वो सारी, और हमारा चूंकि रहने का होशंगाबाद में रूम शरद भैया ने कर दिया है इंतजाम, तो वहां से अपन रोज आते जाते रहेंगे। जैसे जहां भी आना है 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर का अपन होशंगाबाद से इधर उधर अपन आते जाते रहेंगे। तो आपने जो बीज की व्यवस्था की है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार को ये बैठक हो जाए संगठन की, जो पुराने दानदाता रहे हैं और जो संगठन के लोग रहे हैं उनकी करने के बाद, क्योंकि हमारी शनिवार को वाहन की भी फाइनल होना है, और इसके बाद जो हम अपने उधर आपके कृषि फार्म तरफ आएंगे, तो उधर से अपन जो चर्चा कर लेते हैं उधर के किसानों से। ठीक है रघुवंशी जी। अब आगे आज का लगभग आदरणीय विनोद भट्ट जी, अगर सादर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपका कमेंट रह गया है। जी जी, सादर प्रणाम। मैं जब तक बटन दबाता तब तक आपने रघुवीर जी को बुला दिया, और इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया आज जी। मैं भी और लोगों की तरह वहाँ आने के लिए उत्सुक हूँ, और बस मुझे यही कहना था कि कार्यक्रम की जो आप लोग वो व्यवस्था कर रहे हैं, वो लग ही रहा है, उत्साह से लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम, वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, और अच्छी खासी भीड़, केवल भीड़ नहीं, मतलब वो जो उत्साही लोग हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। तो भीड़ तो कहीं भी इकट्ठा हो जाती है, लेकिन मेरा ये रहेगा कि हम लोग का फोकस रहे कि हम आगे क्या करेंगे। अभी तो वर्तमान में तो ठीक है, लेकिन इसको आगे हम किस तरह से, जो पवन जी ने कहा था जैविक ग्राम,
उसकी परिणति जैविक ग्राम में होनी आवश्यक है। और तब जब जैविक ग्राम बनेगा तभी जैविक राज्य बन सकता है। और तभी इसी तरह से, क्योंकि गांव जो है इकाई है, तो गांव को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसमें किसान जो है उसमें एक ईंट की तरह है। तो जब तक हम आगे का फ्यूचर का प्लान हमको बनाना पड़ेगा। इसमें समय लगता है, लेकिन आशा है कि जो नर्मदापुरम का जो कार्यक्रम होगा वो लोगों में और ऊर्जा भरेगा और ऊर्जा मिलेगी उससे, और उत्साह से परिपूर्ण लोग हैं। और अब आशा है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, और ये इसके बाद ये जो है और व्यापक होने वाला है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भी आतुर हूँ नर्मदापुरम आने के लिए। काफी समय हो गया है मेरा नर्मदापुरम आए हुए, लगभग 4 साल के करीब हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पुनः इस बार नए लोगों से भेंट होगी। नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है आदरणीय डॉक्टर साहब आपने। जो हम जहाँ थोड़ा सा विस्मित थे कि हम कार्यक्रम तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य था जैविक ग्राम बनाने का। और वो आपने आज बहुत ध्यान दे दिया। इस विषय पे हम लोग जब किसानों से चर्चा करेंगे, किसान आएंगे गांव में, हम जाएंगे तो जैविक ग्राम बनाने की बात करेंगे। कहीं ना कहीं कोई गांव में अच्छा समन्वय जिस किसानों का हो जाता है, और अगर कोई मुखिया किसान वहाँ इकट्ठे होके एक गांव से 8-10 किसान अगर ये ऐसा निर्णय ले लेते हैं तो वो गांव की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है, और इस पर ये ध्यान कराते रहें, क्योंकि कार्यक्रम के उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बह जाते हैं। और अपना लक्ष्य जो हमारे पवन जी ने दिया था, लक्ष्य यही था कि हमको एक गांव निर्मल जैविक अभियान यात्रा जो शुरुआत की थी, ये यात्राएं भी निकलें गांव-गांव में, और अधिक से अधिक इसका जैविक खेती का प्रचार प्रसार हो, योग का प्रचार प्रसार हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और जब हम गांव में निकलेंगे तो ये आज आपने जो दिया है, अब थोड़ा सा इसी पे आप ध्यान कराते रहे हम लोगों का। थोड़ा सा विस्मित हो गए थे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का श्री रमेश चंद्र मेहरा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का दस्ता। मुनीलाल जी। जी रजत जी, जी स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मुनीलाल जी। सदन में उपस्थित मेरा सभी को प्रणाम। मुनीलाल जी, शायद चर्चा पहले भी होगी हो, बट मेरे माइंड में बात आ रही थी कि अगर वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि 500 या 1000 इकट्ठे हो जाएंगे हमारे किसान भाई, तो वहाँ पे फर्स्ट एड की कोई आपने व्यवस्था करने का किया? फर्स्ट एड की फर्स्ट एड की व्यवस्था वहाँ पे जरूर होनी चाहिए मुनीलाल जी। अगर किसी को सही बात है, अगर किसी को चोट लग गई तो कुछ भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था एक रहनी चाहिए। जी जी जरूर, बिल्कुल अच्छा सुझाव है रजत जी। ये अपनी व्यवस्था और वहाँ पे अपन कर लेंगे। मेरे अभी दिमाग में है तो मैंने कहा आपको बता दूं। बढ़िया बढ़िया। और बहुत अच्छा। मैं आपको याद कर रहा था, और ये दिल की बात बिल्कुल छू जाती है। मैं रजत जी की सोच रहा था कि बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। मैंने कहा चलिए आपने अनम्यूट कर लिया, बहुत अच्छा। शुक्रिया। मेहरा जी मेहरा जी हैं क्या? रमेश चंद्र मेहरा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच गई है जी। आप सबका सब आभार करिएगा। आपके जिले में जो है सब आ रहे हैं, आप जिले के मालिक हैं भैया। जी ओम। तो सर आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, साथ में हमारे मुख्य अतिथि का उद्बोधन भी बहुत अच्छा रहा। और 8 और 9 तारीख की जो हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसके संबंध में अलग अलग विचार आए, उन सबका स्वागत। और हम उन सबको अच्छी तरह से करेंगे ही, इन सुझावों का पालन करते हुए। आज हमारे उपस्थित सदन में आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय मुनीलाल जी, राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बिंदेश्वर तिवारी जी, दिनेश सैनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी, नीलकंठ सांवले जी, प्रभा थापियाल जी, प्रदीप राज वर्मा जी, प्रणाली मराठे जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी,
रजत चौधरी जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह राजपूत जी, संदीप रावत जी, शरद वर्मा जी, सुरेश उदय जी, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी, योगाहार ARC, इन सबका बहुत बहुत आभार, नमन। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए अपने अमूल्य सुझाव दिए, उसके लिए हम आभारी हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सहयोग करेंगे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन। बस अब आप लोग आइए और यहाँ पर जो है नर्मदापुरम का परिवेश का आनंद लीजिए, मां नर्मदा के दर्शन करिए। हमारे देश में 2 ही नदियां जो है पवित्र मानी जाती है, गंगा और नर्मदा। तो पवित्र नर्मदा नदी का भी आप दर्शन करें, आचमन करें। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, पतंजलि किसान सेवा समिति के आप जिला प्रभारी नर्मदापुरम के हैं। इस वास्ते आपने सबको आमंत्रित किया है, सबने आपका आमंत्रण स्वीकार कर लिया है और बस आप सदन को प्रणाम करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि हम व्हाट्सएप पर हम आपको लिंक भेज रहे हैं, जिनको हमारी व्हाट्सएप के द्वारा सूचना कुछ मिलती है तो उसको आप फिलिप करें। जिनको जो सूचना मिलती है वो अपने व्हाट्सएप पर सक्रिय रहें और आपस में हम सब एक दूसरे से जानकारी लेते देते रहेंगे और इस कार्यक्रम में लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस पर अब गौर करिएगा। जैसा आज सदन में चर्चा हो गई है कि हम आपस में एक दूसरे से चर्चा कर लें और कौन क्या कर रहा है, तो उससे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम ग्रुप में आप लोग शेयर कर दें या व्यक्तिगत ग्रुप में शेयर कर दें, ये ताकि जो है हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहेगा। सबको साथ